फिर हमारे पास एक जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, मॉडल्स ऑफ एटम्स। मतलब कि हमारे पास एटम किस तरह डिस्कवरी से लेकर डिफरेंट जो हमारे पास आए थे। सबसे पहले हमारे पास जो मॉडल है वो आया था थॉमसन्स एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से। थॉमसन एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से ये कहता है कि हमारे पास जो है, थॉमसन एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से जो मॉडल था उसको हम कहते हैं प्लम पडिंग मॉडल भी कहते हैं। प्लम पडिंग, वो जो खीर टाइप जिसको हम बोलते हैं, पडिंग नहीं होती, केक खीर टाइप, ठीक है। तो वो कहते हैं कि वो हमारे पास जो एटम है वो हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस से बना हुआ है, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्जेस एम्बेडेड हैं। नेगेटिव चार्जेस क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वो कहता है कि हमारे पास एक केक जिस तरह होता है, केक जो है हमारे पास क्या चीज़ है, पॉजिटिव न्यूक्लियस है, जिसके ऊपर क्या लगे हुए हैं, डेकोरेशन किस चीज़ की हुई है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये हमारे पास किसका मॉडल था, प्लम पडिंग मॉडल था, ठीक है। फिर इसके बाद जो है एक और मॉडल था हमारे पास रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड ने जो है केक के बजाय अब वो आ गया था पीच पे, ठीक है। उसको जो है पीच पसंद थे, तो अब उसने पीच के ऊपर मॉडल दिया। उसने कहा कि हमारे पास जो पीच होता है, आड़ू, ठीक है, उसका जो अंदर का जो बीज होता है वो हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और उसके अराउंड जो मैस होता है जिसको हम खाते हैं वो हमारे पास क्या होगा, उसमें एम्प्टी स्पेस होगा और उसी के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो उसने हमारे पास क्या कहा था कि सेंट्रल न्यूक्लियस जो कि पीच की तरह होता है, पीच के बीज की तरह, और हमारे पास जो उसका मैस होता है जो खाते हैं वो हमारे पास किसके तरह होगा, उसके एम्प्टी स्पेसेस और दरमियान में उसके इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो है इसके बाद जो थर्ड मॉडल था वो हमारे पास जो है बोहर एटॉमिक मॉडल था। बोहर ने जो है मॉडल जो है वो क्या दिया था कि अब इसने कहा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहीं पे आर्बिट्री नहीं पड़े होते, बल्कि क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड स्पेस में मूव करते हैं, फिक्स्ड स्पेस में मूव करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है हर एक इलेक्ट्रॉन की अपनी एक एनर्जी होती है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या होगा कि ये जो है जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसका एंगुलर मोमेंटम होगा। एंगुलर मोमेंटम हमारे पास फार्मूला होता है NH/2π, ये P जो है हमारे पास पाई है, ठीक है। तो हमारे पास NH/2π, इससे हम एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं। N जो है हमारे पास चेंज होगा, बाकी H का भी वो है 6.65 × 10⁻34। 2 जो है हमारे पास, और पाई के जो है वो भी हमारे पास आ जाएगा। तो उससे हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी जिसके साथ हम 1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट शेल का होगा। N हमारे पास 2 मल्टीप्लाई कर दें तो सेकेंड शेल की, और 3 मल्टीप्लाई कर दें थर्ड शेल का एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। तो उसने कहा था कि हर एक शेल का, मतलब शेल को उसने कहा था एक फिक्स्ड रेडियस है जिसमें वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, उसका एक स्पेसिफिक मोमेंटम होता है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम होगा, तो क्योंकि हमारे पास जो है जब फिक्स्ड एक जगह है, तो जब भी हमारे पास ये फिक्स्ड जगह के अराउंड मूव कर रहा है तो इसका जो है कोई ना कोई लेंथ होगी उससे। तो उसको उसने कहा था कि रेडियस होगा स्पेसिफिक, और जाहिर सी बात है किसी एनर्जी से मूव कर रहा है तो स्पेसिफिक एनर्जी भी होगी, ठीक है। तो हमारे पास इसने कहा था कि अब अगर ये मूवमेंट नहीं करता, लोअर से हायर में नहीं जाता या हायर से लोअर में नहीं जाता, तो एनर्जी ना तो एमिट करेगा और ना ही रेडिएट करेगा, सॉरी ना ही एमिट करेगा, रेडिएशन और एमिशन एक ही बात है, ठीक है, और ना ही एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तब हमारे पास जो अंदर वाले शेल होते हैं इनकी जो एनर्जी होती है वो लोअर होती है, और जो बाहर वाले होते हैं उनकी हायर होती है। तब हमारे पास जब हमने नीचे से कोई चीज़ ऊपर लेके जानी होती है तो ये हमारे पास क्या होगा, एनर्जी हायर एनर्जी पे है ना, जैसे कि छत पे लेके जानी है तो हम एनर्जी देंगे, ठीक है। इसी तरह पानी को ऊपर टैंकी तक लेके जाते हैं, मशीन लगाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास इसमें क्या करेंगे, एनर्जी देंगे हम, एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी जब भी हम लोअर से हायर की तरफ जाएंगे। और जब हमारे पास जो है हायर से लोअर की तरफ आएंगे, यहाँ से इधर आएंगे, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन अगर हायर से लोअर की तरफ आता है तब हमारे पास छत से नीचे आ रहा है तो जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो लॉस हो जाती है, वो एमिट हो जाती है। तो एक्स्ट्रा एनर्जी जो है हमारे पास वो क्या हो जाती है, एमिट हो जाती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
और इसको हम क्या कहते हैं, डी एक्साइटेशन। ठीक है, तो हमारे पास जो है एक एक्साइटेशन है और एक हमारे पास डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो हमारे पास ये बोहर ने एक मॉडल दिया था। फिर इसके बाद जो है जो नेक्स्ट जो हमारे पास था उसने कहा था कि हमारे पास जो है इस तरह एक स्पेसिफिक सर्कल्स की फॉर्म में नहीं है, बल्कि मॉडर्न जो है वो कहता है कि हमारे पास इसमें दो रीजन होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और इस न्यूक्लियस के अराउंड जो है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का मतलब क्या है कि हमारे पास जो है इस तरह कोई स्पेसिफिक सर्कल्स नहीं होते, बल्कि इसके बजाय हर एक इलेक्ट्रॉन की अपने शेप की ऑर्बिटल्स में हमारे पास होती है। पहले हमारे पास जो है ऑर्बिटल क्या होते हैं कि हमारे पास ये रूम है, मैं किसी चीज़ को लोकेट करता हूँ, ये रूम है, मैं कहता हूँ ये चेयर कहाँ पड़ी है, ये हमारे पास रूम है, रूम के अंदर ये जो चेयर है ये कहाँ लोकेट कर दी, दरवाजे के पास। ठीक है, तो अब मैंने पूरे रूम को छोड़ के दरवाजे के पास एक लोकेशन बता दी, तो हमारे पास ऑर्बिट्स के अंदर वो स्पेसिफिक पॉइंट जहाँ पे 95% प्रोबेबिलिटी हो इलेक्ट्रॉन की होने की, उसको हम ऑर्बिटल कहते हैं। इस पूरे सर्कल को ऑर्बिट कहते हैं और वो जो स्पेसिफिक लोकेशन होती है इसको हम ऑर्बिटल कहते हैं। अब हमारे पास उसने कहा था कि ये जो है एक सी ऑफ जो हमारे पास ऊपर एक जो है पूरा आसमान है, आसमान के अंदर ये क्या है, क्लाउड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स का मतलब क्या है कि हमारे पास जो है जो पहला शेल है उसमें सिर्फ जो है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। जो पहला शेल है हमारे पास, मैं अगर थोड़ी सी अरेंजमेंट बता देता हूँ, ठीक है, पहले शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे शेल में हमारे पास जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, फिर तीसरे में हमारे पास जो है वो होते हैं 18 होते हैं। लेकिन मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। इसमें हमारे पास ये पहले 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये हमारे पास अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हमारे पास होती है 1s2 2s2 2p6। तो पहले 1s2 2s2 और 2p6, मतलब कि हमारे पास ये जो है ये वो हैं ऑर्बिटल्स हैं। तो s जो होता है हमारे पास वो सर्कुलर फॉर्म में होता है, s जो होता है हमारे पास वो सर्कुलर फॉर्म में होगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इसके अंदर होंगे। ठीक है, जबकि हमारे पास जो p होता है, जो इसके 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो s में आएंगे, बाकी जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं वो हमारे पास p में आएंगे। p की जो शेप होती है हमारे पास वो डम्बल शेप होती है, डम्बल हमारे पास जो बॉडी बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो डम्बल शेप्ड होगी, उसमें हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन इस तरह करके प्लेस होंगे। ठीक है, तो जब हमारे पास, क्योंकि हमने कहा कि इस तरह शेल के बजाय क्या है, क्लाउड्स हैं, तो आपको ये नज़र आ रहा है ये हमारे पास S है, और उसने कहा था कि हमारे पास जो है एक स्पेसिफिक रीजन्स हैं जिसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन लोकेट करता है। जैसे कि आसमान है, इसमें छोटी छोटी जगह पे क्या होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, तो उसके वहाँ पे हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन जो है लोकेट करते हैं। ये वो डिफरेंट हिस्ट्री है कि पहले हमारे पास जो है सबसे पहले एटम जो है डिस्कवर किया था डेमोक्रिटस ने। डेमोक्रिटस जो है हमारे पास एक ग्रीक साइंटिस्ट था, उसने हमारे पास ये डिस्कवर किया था। और एटम का मतलब क्या होता है, इंडिविजिबल। उसने कहा था कि हमारे पास एक एटम जो होता है वो एक ऐसा पार्टिकल होता है जो कि डिवाइड नहीं होता। ठीक है, और एटम का मतलब भी जो है ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब क्या है, इंडिविजिबल। लेकिन ये हमारे पास इसका जो कंसेप्ट था वो बाद में गलत साबित हुआ, बट हम फिर भी एटम को एटम ही बोलते हैं, ताकि हम जो साइंटिस्ट जिसने फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर किया था उसको अप्रिशिएट कर सकें या उसको सराहा जा सके। तो इसलिए हम जो है मोस्टली नाम चेंज नहीं करते, हालांकि वो नाम गलत भी हो तो। ठीक है, फिर इसके बाद जो है थॉमसन ने दिया था रदरफोर्ड, बोहर और क्वांटम जो है 1930 तक हमारे पास डिफरेंट जो हमने अभी मॉडल पढ़े हैं। ठीक है, फिर हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात अगर हम करें तो एटम जो है ये जो नीचे लिखे हुए ये रेडियस है, 10⁻⁻8। हमारे पास जो एटम है उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक न्यूक्लियस होता है और एक इलेक्ट्रॉन है। फिर न्यूक्लियस के अंदर फर्दर 2 चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास न्यूट्रॉन और एक हमारे पास प्रोटॉन होते हैं। फिर हमारे पास जो ये फर्दर किस चीज़ से बने होते हैं, क्वार्क्स, जो एक एनर्जी लेवल है, डिफरेंट क्वार्क्स मिलकर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इससे जो है ये इलेक्ट्रॉन भी बनते हैं, प्रोटॉन भी बनते हैं और न्यूट्रॉन भी बनते हैं। डिफरेंट क्वार्क्स, हमारे पास 6 टाइप्स ऑफ क्वार्क्स हैं, डिफरेंट तरीके से, जिस तरह आप पजल केस को कह सकते हैं कि हमारे पास जो है एक जो है इस तरह का है, दूसरा हमारे पास इस तरह का है। तो डिफरेंट तरीके से मिलकर हमारे पास जो है वो न्यूट्रॉन्स को भी बनाते हैं, 2-3 अलग किस्म के बनते हैं, वो न्यूट्रॉन को बनाते हैं, वो प्रोटॉन को अलग बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो क्वार्क से बने होते हैं। ठीक है,
फिर हमारे पास है केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, हमने अभी बात की कि हमारे पास ऐसा प्रोसेस जिसमें एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट जो है न्यू फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। इस तरह हम बार बार बात कर रहे हैं। अभी एक न्यू एग्जांपल देते हैं, हाइड्रोजन प्लस कार्बन अगर मिल जाते हैं तो हमारे पास जो है मीथेन बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है हाइड्रोजन प्लस कार्बन जब मिल जाते हैं तो मीथेन बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कोई भी ऐसे रिएक्शन जिसके कोई ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलकर क्या बनाते हैं, न्यू सब्सटेंस या न्यू कंपाउंड बनाते हैं, उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। आगे हम जो हमारे पास एरो से पहले होती हैं, ठीक है, एरो से पहले जो हमारे पास होती हैं उसको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, एरो के बाद वालों को प्रोडक्ट्स बोलते हैं। और ये जो हम लेबलिंग करते हैं ना, ये वाली नहीं, ये जो हम कहते हैं कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 2 हैं, तो ये हमारे पास ये जो लेबलिंग है इसको हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है केमिकल रिएक्शन की एक एग्जांपल जैसे कि सोडियम और क्लोरीन मिलकर सोडियम क्लोराइड बन जाते हैं, कॉपर और सल्फेट जो है कॉपर सल्फाइड बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये केमिकल रिएक्शन की टाइप्स हैं। फिर इसके बाद इसकी हम टाइप्स के लिहाज से अगर इसकी डिवीजन करें तो हमारे पास इसकी 5 बेसिक टाइप्स हैं। नाम से जाहिर है कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन होकर न्यू कंपाउंड बनाएंगे। डीकम्पोजिशन रिएक्शन इसका उल्ट होता है, कोई भी चीज़ टूट के न्यू कंपाउंड बनती है, दो या दो से ज़्यादा न्यू कंपाउंड बनाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। आगे हम फर्दर इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एक सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन है हमारे पास, डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शंस हैं और कंबस्शन रिएक्शंस हैं। वन बाय वन अगर हम इसको हम देखें, इसकी आप डेफिनेशन जो है ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे लिखी हो। कम्बिनेशन रिएक्शन का आप सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, when two or more elements combine together to form a single product, तो उसको हम क्या कहेंगे, कम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे कि कैल्शियम है और सल्फर मिलकर कैल्शियम सल्फाइड बनाते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, कम्बिनेशन रिएक्शन है हमारे पास। ठीक है, इसी तरह डीकम्पोजिशन में क्या होगा, व्हेन सिंगल कंपाउंड्स ब्रेक टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट, तो इसको हम क्या कहेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है आप अपनी तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास हुआ क्या है कि अगर हम देखें तो हमारे पास एक वाटर बना है, यहाँ से ये हाइड्रोजन और ये सारा टूट जाता है, ये वाटर, और ऊपर जो है 2 ऑक्सीजन और वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक ही जो हमारे पास कंपाउंड है उसके 2 टुकड़े हो गए, एक वाटर और एक साथ में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ये हमारे पास क्या है, एक्चुअली ये H2CO3 है, कार्बोनिक एसिड है। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हुआ, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। ठीक है, फिर हमारे पास जो है थर्ड टाइप हमने पढ़ी थी, सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन रिप्लेस करता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि सिंगल एलिमेंट जो है रिप्लेसमेंट होती है, सिंगल एलिमेंट या कंपाउंड की रिप्लेसमेंट होती है। जैसे कि ये हमारे पास जो है ए है, ये हमारे पास BC है, ये अभी जनरल फॉर्म है एक रिएक्शन की। फिर इसकी एग्जांपल बताते हैं। अगर ये हमारे पास C जो है यहाँ से हट के यहाँ पे रिप्लेस हो जाता है और क्या बना लेता है, AC और B रह जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि हमारे पास ये क्या है, FeCuS4 और साथ में क्या बनाता है, कॉपर और सल्फर। ये हमारे पास जो है Fe जो है वो हमारे पास लेट्स सपोज A हो गया, ये हमारे पास जो है वो B और ये हमारे पास C हो गया। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है, C जो है रिप्लेस हो रहा है किसके साथ, A के साथ। तो A हमारे पास क्या है, FeSO4, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, AC, और साथ में क्या रह जाएगा, B जो है हमारे पास वो कॉपर रह जाएगा। ये जनरल फॉर्म जो हमने पीछे पढ़ी थी उसके हिसाब से। ठीक है, ये हमारे पास क्या हुआ, सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल में क्या होगा, 2 रिप्लेस होंगे। डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन में हमारे पास क्या होंगे, दोनों रिप्लेस होंगे। जैसे कि हमारे पास क्या है, AB और CD है, उससे क्या बन जाएगा, D जो है हमारे पास A के साथ जा रहा है और B जो है हमारे पास C के साथ जा रहा है, तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, AD और CB या BC हमारे पास जो है हमारे पास कंपाउंड आएंगे। इसकी एग्जांपल अगर हम बात करें, डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, व्हेन 2 or more elements replaced in a reaction to form new arrangement, तो उसको हम क्या कहेंगे, डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, तो इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इसमें हमारे पास जो एसिड बेस रिएक्शन जितने भी होते हैं वो हमारे पास जो है
वो क्या होते हैं, हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट। ये NaOH है, तो Na हमारे पास, मैं कहता हूँ Na को मैं यहाँ पे दोबारा से लिख लेते हैं, वो बोर्ड से बाहर है। तो हमारे पास Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव, हमारे पास ये A है, ये हमारे पास B है, प्लस हमारे पास HCl है। ये हमारे पास क्या है, C है, और ये हमारे पास क्या है, D है। तो इससे क्या बनता है, जो D है हमारे पास वो किसके साथ चला जाता है, A के साथ क्या बना लेता है, NaCl, जिसको हम क्या कहते हैं, साल्ट बन गया। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमारे पास हमेशा साल्ट बनेगा और साथ में वाटर बनेगा। साल्ट डजंट मीन कि सिर्फ नमक, सारे जितने भी एसिड और बेस रिएक्शन जो होते हैं वो साल्ट देते हैं और साथ में वाटर। तो वाटर में हमारे पास अगर देखें तो ये C हो गया और ये हमारे पास B हो गया। तो C B मिलकर क्या बना रहे हैं, H2O हमारे पास बन रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, साल्ट एंड वाटर बन रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ, डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। इसी तरह इसकी हमने एक और टाइप बनी थी, एसिड बेस को हम एक और नाम भी देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारे पास क्या होता है कि जब एसिड रिएक्ट करे बेस के साथ या बेस रिएक्ट करे एसिड के साथ और क्या बनाए, एक सॉल्ट बनाए और साथ में वाटर आए, तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे कि HCl NaOH के साथ मिलकर NaCl बनाते हैं, ये भी सॉल्ट है, और HNO3 जो है हमारे पास KOH के साथ मिलकर KNO3 बनाता है, ये भी सॉल्ट है। ठीक है, तो ये हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की भी एग्जांपल है और हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की भी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है सिर्फ एसिड बेस का ही हो सकता है, जबकि डबल जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो किसी का भी हो सकता है। ठीक है, फिर लास्ट में हमारे पास जो है कंबस्शन रिएक्शन है। कंबस्शन रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है कि कंबस्शन में ऑक्सीजन का होना लाजमी है। कंबस्शन में ऑक्सीजन का होना लाजमी है कि हमारे पास क्या हो, मिसाल के ऊपर हमारे पास ये कार्बन है, साथ में ऑक्सीजन मिल जाती है, तो ये क्या हो जाता है, जल जाता है। कार्बन जैसे कि कोयला को जब हम जलाते हैं तो उससे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट, जो कि क्या है, एनर्जी है। तो हमारे पास क्या होता है कि हम ये एनर्जी यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट हमारे पास होता जाता है। तो हमारे पास जब भी ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन यूज़ हो किसी भी बर्निंग के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, हमारे पास जो है उसको क्या नाम है, नाम भूल गया, कंबस्शन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें, यहाँ तक क्लियर है आपको, कोई मसला है?